बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नारा अली। नाज़रीन, कल होने वाले OIC के इजलास के लिए मुख्तलिफ ममालिक के वज़राए ख़ारजा और आला सतही वफूद पाकिस्तान पहुंचना शुरू हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज तहरीक अदम एतमाद के हवाले से दरख्वास्त की समाअत हुई। इस मौके पर हुकूमत और अपोजिशन के रहनुमा शरीक हुए। इस समेत दिन भर जो अहम डेवलपमेंट्स रहे हैं उन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद होंगे डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपके सर, दिन भर की अहम डेवलपमेंट्स, OIC का कल इजलास होने जा रहा है जिसके लिए वज़राए ख़ारजा और अहम आला सतही वफूद पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट में आज तहरीक अदम एतमाद के हवाले से जो दी गई दरख्वास्त थी उस पर भी समाअत हुई। दो डेवलपमेंट्स पर मैं आपकी राय जानना चाहूँगी। देखिए, सबसे पहले तो दीदा दिल फरशेरा हमारे जो मोअज़्ज़ज़ मेहमान यहाँ पहुँचे हैं पाकिस्तान में, हम सबको वेलकम करते हैं। और ख़ास तौर पे जो चाइना से उनके वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान में कल भी शरीक होंगे और परसों जो है वो 23 मार्च को इंशाल्लाह वो बाकी मेहमानों के साथ भी अभी तक जो बात कही जा रही है, जो हम सुन रहे हैं, वो ये कि वो शरीक होंगे गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पे। तो एक तो ये बात, और इसमें कल जो अहम बात है वो ये कि हो रही है अफ़गानिस्तान, मौजूद इसका अफ़गानिस्तान है, लेकिन इस बात के इम्कानात हैं कि वहाँ पे कश्मीर का मामला उठे, फ़लस्तीन का भी उठे और कश्मीर का भी उठे। तो देखना यह है कि कश्मीर का मामला क्या उठता है दरमियान में OIC में या नहीं उठता। ये एक पाकिस्तान का जो दफ्तर खारजा है और खारजा पॉलिसी है उनके लिए एक अहम मेरा ख्याल से ये चैलेंज है कि कश्मीर का क्या पॉइंट उठा पाते हैं हम या नहीं उठा पाते। और OIC के लिए भी मजमूई तौर पे पाकिस्तान से बढ़ के OIC के लिए भी कि उनके प्लेटफॉर्म से कश्मीर का मुद्दा उठता है कि नहीं। दूसरी बात जो है, ये जो अदालतों में मामलात हो रहे हैं इसमें 3 फ्रंट्स खुल गए हैं। जो मेरा तज्जिया है वो 3 फ्रंट्स अब खुले हुए हैं, इस वक्त 3 महाज खुले हुए हैं। ये जो पाकिस्तान के अंदर एक कशमकश जारी है, एक वो है जो कि पार्लियामेंट में खुला हुआ है, तनाज़ा पड़ा हुआ है, कैसे होगा, क्या होगा, कब होगा, 25 को इजलास होगा तो क्या उसी दिन पोस्टपोन हो जाएगा, फिर आगे कब बुलाए। तो एक वो मामला है। दूसरा जो है वो सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान इसकी रोजाना की बुनियादों पे इसकी हेयरिंग कर रही है और उसमें ये जो तातीलात को छोड़ के अगली उन्होंने 24 तारीख को बुला ली है रिपोर्ट्स वगैरह। और तीसरा जो फ्रंट है जो मैं सबसे ज्यादा जिस पे तशवीश भी है और नजर भी है, वो ये है कि 25 तारीख को जब कौमी असेंबली का इजलास हो रहा होगा और जब करारदाद पेश हो या ना पेश हो, लेकिन जब स्पीकर वहां पे फातह ख्वानी करके और पोस्टपोन करने जा रहे होंगे, तो उसी 25 तारीख को हजारों की तादाद में लोग इस्लामाबाद में दाखिल हो चुके होंगे, तहरीक इंसाफ के भी, मुस्लिम लीग नवाज के भी और पीपल्स पार्टी के भी और ANP के भी, और उनके हर तरफ से उनकी तैयारियां मुकम्मल हैं। जगह जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि इसको दूर रखा जाए, रेड जोन से दूर रखा जाए, और हुकूमत जो है, लेकिन अभी तक खत्मी, यानी असल जो बात है वो ये है कि जब मैदान सज रहे हैं, जब मैदान सजेगा तो फिर सड़कों पे, अदालत में और पार्लियामेंट में 3 जगहों पे ये बैक वक्त फ्रंट खुलेगा जी। और एक कानूनी टीम होगी जो अदालत में लड़ रही होगी, एक पार्लियामेंटेरियंस होंगे जो पार्लियामेंट में, अदालत ने ये तो कह दिया कि उनकी, और अटॉर्नी जनरल यकीन दिलाया कि वो सब हिफाजत से जाएंगे, लेकिन उसके साथ जो यहां पर और साथ ही ये देखना है कि क्या वो जो PDM ने बात की थी कि हम स्पीकर को मुलतवी नहीं करने देंगे और यहां बैठ जाएंगे और देखते हैं कि कैसे OIC, बाद में वो उन्होंने कहा कि नहीं OIC, तो 25 तारीख को OIC तो खत्म हो गई होगी, तो PDM के लोग अगर अंदर बैठ जाती है, ऑपोजिशन, उनकी भी स्ट्रेटेजी है, अच्छा हुकूमत की भी स्ट्रेटेजी है, ठीक है। और अगर वो बैठ जाते हैं अंदर और कहते हैं कि अब हम यहां से नहीं उठे, तो OIC नहीं है ना, और वो आर्टिकल 6 और आइन शिकनी और उनके हजारों कारकुनान बाहर हैं, और इमरान खान जो है वही कह रहे हैं कि मेरे कारकुन सारी पहुंचे और खिलाड़ी जो हैं वो इनको सारा सिलसिला जवाब दें। जी। अच्छा, अब
दो मुमताज शख्सियात हमारे साथ इस टेलीफोन लाइन पे हैं। उनसे पूछते हैं कि ये जो महासजने जा रहा है, ये आपस में दो तो इसके लिंक हो रहे हैं ना, सड़कों का तो हमें नहीं पता, लेकिन पार्लियामेंट और अदालत। तो शाखावर साहब, एडवोकेट शाखावर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शाखावर साहब सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। और जस्टिस शाइक उस्मानी साहब। जस्टिस साहब सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब। शाखावर साहब, पहले तो आप मुझे जरा ये थोड़ा सा बताइएगा कि इजलास 25 तारीख को होता है और उसके बाद मुलतवी हो जाता है, और स्पीकर कहते हैं कि इसको मैं जब भी चाहूं तो मैं बुला सकता हूं। क्या ऐसा होगा या वाकई 3 दिनों में या 4-5 दिनों में बुलाना पड़ेगा? आपकी क्या राय है वोटिंग के लिए? देखिए, बात यह है कि पहले तो वो जो है आज इजलास होना चाहिए था जो कि रूल्स के मुताबिक, लेकिन चले आज नहीं हुआ, और उसकी वजह जो स्पीकर ने जो दी है वो ये दी है कि और कोई मुनासिब जगह नहीं थी, और दूसरा ये है कि जो कौमी असम्बली का हॉल है उसमें OIC के वज़राए खारजा का जो है वो इजलास हो रहा है, तो इसलिए उन्होंने 25 जो है वो उसके लिए रख दी है। तो अब देखना यह है कि एक तो ये बात ये भी आ रही है कि क्या जो टाइम फ्रेम आइन में एक चीज का मुकर्रर है उससे अगर वो चीज ना हो तो उसकी क्या इम्प्लीकेशन होती है। तो उसके बारे में एक आइन में एक प्रोविजन मौजूद है कि जिस चीज का आइन ने एक टाइम फ्रेम मुकर्रर किया हुआ है, किसी वजह से वो काम उस टाइम फ्रेम में ना हो तो उसके बाद भी अगर हो जाए तो वो इनवैलिडेट नहीं होता। तो ये तो मेरा ख्याल है कोई इतनी सीरियस बात नहीं है। लेकिन एक बात जरूर है कि अगर इस इजलास को रिक्वेजिशन किया जाता है, स्पीकर इसको बुलाते हैं और इजलास शुरू हो जाता है और उसको थोड़ी ही देर के बाद मुलतवी कर दिया जाता है, तो फिर वो जो आर्टिकल 95 की जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वाली प्रोविजन है आइन की, वो वायलेट हो जाएगी। वो ये कहती है कि जब ये टेबल होगा तो उस पे या 3 दिन से पहले नहीं हो सकता और 7 दिन से ज्यादा उसको आप जो है वो स्ट्रेच नहीं कर सकते। तो ये एक आइन की जो है उससे इनहराफ जरूर होगा। लेकिन उसमें अब ये भी देखना है कि जो आपके कौमी असम्बली के और सेनेट के जो रूल्स हैं अपने, उसके मुताबिक स्पीकर और चेयरमैन सेनेट को भी एक जो है वो प्रिविलेज हासिल है कि वो जो भी रूलिंग देंगे उसको किसी भी अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता। तो ये एक बड़ा अजीब सी सूरत हाल है। आज भी आपने देखा होगा कि जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जब ये समाअत हो रही थी आज सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की दरखास्त के ऊपर, और उसमें आर्टिकल 63A के मुतालिक भी थोड़ी सी बात हुई, तो उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, बल्कि चीफ जस्टिस साहब ने ये ऑब्जर्व किया कि जो मामला पार्लियामेंट के अंदर होने वाले हैं स्पीकर और कौमी असम्बली के मेंबरान के, वो आप उधर ही करें। हमें सिर्फ आप आईनी जो हमारी जो इंटरफेरेंस बनती है किसी हद तक, हम अपने आप को उधर ही महदूद रखेंगे। अच्छा। तो ये एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है कि एक तरफ जो है वो अदालत में आर्टिकल 63A के मुताबिक जो ओपिनियन मांगी गई है सुप्रीम कोर्ट से वो भी चल रही होगी, ऊपर से फिर 25 को इजलास भी होगा। उसमें स्पीकर जो है वो एक बिजनेस करने के बाद अगर उसको मुलतवी कर देते हैं तो उसका क्या असर होगा। तो ये एक बड़ी गंभीर सी सूरत हाल है। अच्छा, मैं शाखर साहब आपके पास 1 मिनट में आता हूँ। जस्टिस साहब, मैं आपसे ने अपने जो है वो जुलूसों का या वहाँ पे जो है वो मुजाहरे का ऐलान भी किया हुआ है। तो लेकिन एक बात जरूर है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कम अज कम आज ये तासर दे दिया है, और उस पर अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने भी ये एक बयान दे दिया है हुकूमत की तरफ से कि किसी को वहां पे रोका नहीं जाएगा असेंबली में जाने के लिए या वोट कास्ट करने के लिए। तो मैं समझता हूँ कि ये सुप्रीम कोर्ट की इंटरफेरेंस की वजह से ये एक मस्बत एक जरूर है कि कम अज कम कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू और डी चौक के ऊपर जो है वो किसी को भी इजाजत नहीं होगी मुजाहरा करने की या वहां पे शो ऑफ पावर करने की। ये है कि वो उनको अपना राइट। शाखावर साहब, मैं आपके पास वापस आता हूँ। जस्टिस साहब, वो फिर उन्होंने जस्टिस साहब, शाखावर साहब एक मिनट मैं आपको वापस आ रहा हूँ। जी जस्टिस साहब, मैं आपको शरीके गुफ्तगू करूंगा। एक तो आप जरा तबसरा कीजिएगा ये मजमूई सूरत हाल में, दूसरा मुझे ये बताएं कि ये जो सदारती रेफरेंस हुकूमत ने दायर किया है, इस पे आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? क्या इस पे नाअहलियत ताहयात बनती है, एक दफा की बनती है? आज जो शाखावर साहब कह रहे हैं कि उन्होंने कहा कि जी स्पीकर जो है उसकी
उसका फैसले के ऊपर क्या सुप्रीम कोर्ट फैसला दे सकती है? यानी स्पीकर ने एक रूलिंग दे दी, क्या सुप्रीम कोर्ट ये कह सकती है कि ठीक है जी, स्पीकर की रूलिंग है, ये सही है या गलत है? ये जरा बताइएगा। देखिए, ये आइन जो है वो सुपरसीड करता है हर एक चीज को। अच्छा। तो अब इसमें जो आर्टिकल 65(1)(a) का जो प्रोविजंस हैं वो बड़ी साफ सुथरी क्लियर है। उसमें किसी किस्म की कोई किसी इबाहम का इम्कान नजर नहीं आता उसके अंदर। और उसमें जो साफ लिखा हुआ है कि अगर कोई शख्स जो अपनी पार्टी के खिलाफ वोट देता है तो उस सूरत में जो पार्टी का हेड है वो उसको नोटिस दे सकता है। नोटिस देने के बाद वो जवाब देगा और वो जाएगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर फिर उसको फैसला देगा और उसको डी-सीट करेगा। लेकिन उसके ऊपर भी उसको अपील का हक हासिल है, वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। 30 दिन का टाइम मुकर्रर है। तो ये सब चीजें खुली लिखी हुई हैं उसके अंदर, उसमें कोई चेंजेस नहीं आ सकते। नहीं, मुझे एक बात जरा बताएं। जैसा एक बात आप भी और शाखावर साहब से पूछूं, 25 तारीख को चलें इजलास हो गया और इजलास के अंदर झगड़ा ही, क्योंकि वो बैठ जाएंगे, वो पोस्टपोन होगा, वो कह रहे हैं आइन तोड़ दिया, आइन शिकनी आर्टिकल से, वो जो भी हो रहा है। अच्छा, उससे पहले 24 तारीख को देखते हैं सुप्रीम कोर्ट में क्या किस तरह बात आगे चलती है। मुझे ये बताएं कि अगर एक शख्स ने वोट डाल दिया और वो शख्स वोट डालने के बाद जो है वो नाअहल हो गया। अच्छा, अब नाअहल हो गया, अब वो उसका जो वोट है वो काउंट होगा या नहीं होगा? क्योंकि अगर बाद में उसकी नाअहलियत हो गई और वो नाअहल हो गया, क्योंकि हुकूमत ये कह रही है कि जी कैसे, आप जरा वजाहत तो फरमाए ना कि आप जो है वो ये जमीर फरोश और बाकी जो जुमले हुकूमत कह रही है, तो वो बाद में उन्होंने बाद में फैसला कर दिया कि नाअहल हो गया, ताहल हो गया, ताहयात हो गया, जो भी हुआ। तो लेकिन तहरीक अदम एतमाद तो उस दिन पेश होनी है ना, तो क्या उस दिन जो है वो उसका वोट काउंट होके इन उसकी क्या हैसियत रह जाएगी, ये मुझे बताएं ना। देखिए, बात बड़ी क्लियर है कि जब तक के एक शख्स मेंबर है पार्लियामेंट का, उसका राइट वोट करने का नहीं हटाया जा सकता। अगर उसकी मेंबरशिप खत्म हो जाती है, वो भी आफ्टर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, तो उस सूरत में तो ठीक है। लेकिन जब एक शख्स मेंबर है, उसकी मेंबरशिप खत्म नहीं हुई, तो उसको राइट होता है वोट करने का और उसका वोट काउंट होगा हर सूरत में। और मेरे ख्याल में आज सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में थोड़ी बहुत हिंट तो दिया है कि यही सिचुएशन होगी। तो इसमें कोई इबाहम नहीं है, वो वोट काउंट होगा। और ये जो कोशिश की जा रही है किसी तरीके से उसको खत्म किया जाए, वो मेरे ख्याल में पॉसिबल नहीं है। स्पीकर के हक के राइट में नहीं है कि वो किसी को डिक्लेयर कर दे कि वो अनफिट है। ये तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर डिक्लेयर करता है ना कि पर्सन जो आदमी है। तो यानी ये इसमें लंबे दिन लगेंगे, इसमें काफी दिन लगेंगे। तो ये वो वोट तो काउंट हो जाएगा, उसके बाद कार्रवाई होती रहेगी। क्योंकि सदारती रेफरेंस, अच्छा उसमें एक लार्जर बेंच बन गया। ये लार्जर बेंच जो है शखावर साहब, ये लार्जर फुल बेंच नहीं है, अभी तो 2 रुकनी बेंच है, तो लार्जर बेंच 5 होंगे लोग, क्या मतलब है लार्जर बेंच से? जी, ये लार्जर बेंच जो है, ये तो चूंकि ये 5 रुकनी भी हो सकता है, ये 7 रुकनी भी हो सकता है। ये चूंकि चीफ जस्टिस पाकिस्तान का प्रेरोगेटिव है, अगर ये 5 रुकनी भी हुआ तो इसको भी लार्जर बेंच ही कंसिडर किया जाएगा। अच्छा, और लार्जर बेंच में अमूमन यानी जो जज साहिबान होते हैं वो सीनियरिटी के हिसाब से होते हैं, किस तरह होते हैं वो? नहीं, उसमें नॉर्मली ये होता है कि चीफ जस्टिस जो है, अच्छा, ऐसे किसी भी आईनी मामले में जो है वो खुद उस पे बैठते हैं बतौर हेड ऑफ द बेंच। अच्छा, तो इसमें कोई जरूरी नहीं है कि सीनियरिटी को ही मद्देनजर रखा जाए। ये सोल प्रेरोगेटिव है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का कि वो बाकी 16 जजेस में से किन को जो है वो बेंच का हिस्सा बनाते हैं। अच्छा, ये सवाल मैंने इसलिए पूछा कि मैं जरा इसमें क्लैरिटी करूं कि क्या उस लार्जर बेंच में जस्टिस फाइज ईसा साहब हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते? देखिए, मैंने जैसे अर्ज किया कि ये सोल डिस्क्रेशन है। अच्छा। ये जो सिर्फ सवाबदीद है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की, उसूली तौर पे इस तरह के जो आईनी मामलात होते हैं जिनके दूर रस असरात होते हैं मुल्की सियासत के ऊपर और जमहूरियत के और आईनी हिस्ट्री के ऊपर, तो उसमें नॉर्मली जो सीनियर जजेस होते हैं उनको जरूर उस बेंच में रखा जाता है। लेकिन फिर भी मैं नहीं समझता कि ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है
कि वो जो सीनियर मोस्ट जज जो है वो भी उसका हिस्सा हो या ना। चीफ जस्टिस साहब का इख्तियार है। शेख उस्मानी साहब, आप एग्री करें इस बात से? और एक बात मुझे जरा और बताइएगा, क्या ये एक केस है, ये दो केसेस हैं? एक तो वो है ना जो सिंध हाउस पे हमले वाला, एक सदारती रेफरेंस दायर हो गया है, तो क्या सदारती रेफरेंस अलग है जिसपे लार्जर बेंच बनेगा, और ये जो आज जो कुछ आज समाप्त हुई है ये अलग है? ये दो हैं केसेस, सदारती रेफरेंस हुकूमत का। वो जी बिल्कुल दो केसेस हैं। अच्छा, एक में हुकूमत गई है और एक वो है जो बार एसोसिएशन वाला जिसमें लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर शुरू हुआ था। जी जी, ये सब मुख्तलिफ है। जो मेन केस जो है और जिसके लिए लार्जर बेंच बनाई गई है वो बनाई गई है इसके लिए जो रेफरेंस के लिए बनाई गई है, ठीक है, क्योंकि उसमें बहसूरत दो जजेस तो नहीं फैसला करेंगे, कम से कम दो से ज्यादा होने चाहिए। इस वजह से उन्होंने लार्जर बेंच बना दी है, क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट वो है। बाकी जो चीजें हैं वो तो एक ससरी चीजें हैं जिसको कि वो मेरे ख्याल में एक घंटे के अंदर 2 घंटे के अंदर मामला नहीं, तय हो उसको उन्होंने कहा है ना हम रोज की बुनियाद पे सुनेंगे, तो यानी सदारती जी? रेफरेंस तो फिर लार्जर बेंच उसको तो लंबा जाएगा ना, वो तो नहीं, लंबा की जरूरत नहीं, इसमें लंबे की बात ही नहीं है। इसके अंदर मेरे ख्याल में 1 दिन के अंदर फैसला हो जाएगा, क्योंकि अच्छा, सब चीज सामने मौजूद है। सिर्फ उन्होंने देखना है कि भाई जो उनकी तरफ से जो सवालात पूछे गए हैं रूलिंग पार्टी की तरफ से, वो जो सवालात हैं वो तो बड़े सिंपल हैं। वो कहते हैं कि जी वो नाअहली जो है वो ताहयात होगी या नहीं होगी। तो अब ये चीजें जो हैं ये तो साफ सामने जाहिर है कि आपकी नजर में ताहयात बनती है कि नहीं बनती? नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि किसी शख्स को भी हक हासिल है कि वो अपनी पार्टी चेंज कर सकता है। और एक दफा एक पार्टी का मेंबर बन जाए तो इसके मतलब ये नहीं कि अगर वो उससे खिलाफ चला जाए तो वो हमेशा हमेशा के लिए उसके लिए सियासत बंद हो गई। नहीं, ये तो फ्लोर शख्सी क्रॉसिंग आजादी के अगेंस्ट नहीं है, फ्लोर क्रॉसिंग नहीं है ये नहीं, फ्लो क्रॉसिंग तो ठीक है, उसको आप नाअहल कर दें, लेकिन नाअहल कर जो उसकी टर्म है वो खत्म हो जाएगी। लेकिन उसको आप नाअहल इस तरह ना करें कि वो हम कभी सियासत में आ ही नहीं सकता, कभी इलेक्शन के लिए खड़ी नहीं हो सकता। ये तो बिल्कुल गलत है, नाइंसाफी है। अच्छा, और ये कानून में नहीं। शाखावर साहब, आप एग्री करेंगे इस पॉइंट ऑफ व्यू से? जी बिल्कुल, जस्टिस शाहिद उस्मानी साहब ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, क्योंकि इसकी एक वजह मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की प्रोविजन को देखें आइन में, जो दफा आर्टिकल 95 में है, देखिए जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो तो लाजमन वही शख्स होता है कि जो कि असेंबली में मेजॉरिटी जिसकी होती है। लेकिन जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ जाए तो फिर उसमें उनके अपने पार्टी के लोग भी जो है उसके खिलाफ वोट दे सकते हैं, और वो वोट देंगे तो वो वैलिड होगा, उसको काउंट किया जाएगा। लेकिन उसके ऊपर इसीलिए एक तादीबी कार्रवाई रखी गई है आर्टिकल 63A के तहत कि जो अपनी पार्टी की डायरेक्शन के अगेंस्ट वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में वोट देगा या एब्सटेन करेगा, तो उसकी सजा तो यही मुतय्यन है कि उसको उस अपनी सीट से जो है वो दस्तबरदार होना पड़ेगा। तो इसलिए जब उसको एक अपनी सीट से दस्तबरदार होना है, उसको इसके कॉन्सिक्वेंस का पता है, तो उसको तो सजा मिल जाएगी। उसके बाद वो जो भी इलेक्शन होगा, बेशक वो उसके फौरन बाद बाय इलेक्शन हो जिसमें वो खुद भी कैंडिडेट हो सकता है, इंडिपेंडेंट हैसियत से भी या किसी पार्टी की तरफ से भी, तो उसको सजा तो मिल जाएगी। और जो वोट कॉन्ट्ररी टू द डायरेक्शन ऑफ द पार्टी देगा, उसको पता है कि मुझे इस कॉन्सिक्वेंस का सामना करना पड़ेगा, उसे अपनी नशिस्त से हाथ धोना पड़ेगा। जी, शाखावर साहब बहुत शुक्रिया, जस्टिस साहब बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। आपको आने वाले दिनों में आपको जहमत देते रहेंगे, बहुत शुक्रिया। इंतहाई अहम बात की है दोनों हमारे माहिरीन ने। कहा गया है कि कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब के दस्तबरदार हो सकते हैं सीट से, लेकिन वोट फिर भी देंगे और उसके बाद जो है उसके कॉन्सिक्वेंसेस उनको फेस करने पड़ेंगे। देखें, मैंने आपसे कहा ना कि 3 महाज एक साथ खुलेंगे 25 को। ये बड़ी मुश्किल से क्या मतलब इससे भी ज्यादा दिल पे पत्थर रख के ये ओआईसी के इजलास को, ये हमारे जो अकाबरीन है कि उसमें आप देखें ना कहां तक तलखी जी सबने वेलकम की है और सारा, और वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, हमारे मेहमान आए हैं और बहुत जरूरी, तो वो ओआईसी का इजलास। लेकिन उसके बाद जो आतिफ शाम पकड़े हैं ना, वो जो फटेंगे एक साथ, और वो 25 को, उसकी वजह ये है, मैंने आपसे कहा ना 3 महाज। पहली बात तो ये है कि पीडीएम ने कहा कि हम ये ओआईसी नहीं होने देंगे। अभी मेरी कुछ लोगों से बात हुई, वो कहते हैं कि उस दिन इजलास पोस्टपोन होने नहीं देंगे, और आर्टिकल 6 कानून शिकनी के ऊपर, यानी उस दिन स्पीकर साहब जो हैं असद कैसर साहब, वो एक आर्टिकल 6 अकॉर्डिंग टू पीडीएम के मुर्तकिब होंगे, ठीक है, और आर्टिकल 6 की आपको पता है क्या सजा है। अच्छा, तो वो उन पे आइन शिकनी का इल्जाम लगा चुके हैं। जब वो अंदर हो रहा होगा मसला,
देखिए अंदर धींगा मुश्ती हो रही होगी ना पार्लियामेंट के अंदर। तहरीक अदम एतमाद। नहीं नहीं, जब वो पोस्टपोन करेंगे वो कहेंगे हम नहीं उठ रहे यहाँ जाहिर से, है, ऐसे हुआ जाहिर ना, है। उन्होंने वो ऐलान कर चुके थे ना पहले भी कि आप आज पेश करें, आप ऑलरेडी आइन तोड़ चुके हैं, जी। आपने 21 तारीख को बुलाना था ये। अच्छा, जब वो सारा हो रहा होगा अंदर, तो ये वो वक्त होगा जो बाहर उनके लोग जमा हो रहे होंगे। 25 तारीख को उन्होंने ऐलान कर दिया हुआ है, मौलाना साहब ने और बाकी लोगों ने, और मैंने उनके लोगों से बात की भी, उन्होंने कहा कि जी हमने तो ऐलान कर दिया हुआ है 25 तारीख को इस्लामाबाद पहुंचकर और हम इस्तीफा लेके जाएंगे। अब जब अंदर मामलात हो रहे होंगे तो उस वक्त पीडीएम के अंदर ये ख्याल पैदा हो रहा है। अच्छा, इमरान खान साहब भी इसके लिए तैयार हैं, वो भी तैयार हैं अंदर के अंदर जो है जो उनके अरकान है, जिसने आना है आए, नहीं आना तो उनको नोटिस जारी कर दिए। नोटिस जारी करने के बाद वो उनको पार्टी से निकालते हैं, वो फिर भी वो जाएंगे स्पीकर भेजे, स्पीकर खुद नाहिल नहीं कर सकता, स्पीकर भेजेगा, स्पीकर का जो ऑफिस है वो डाखाना है बीच में, तो स्पीकर भेजेगा उनको इलेक्शन कमीशन की तरफ से। वो जब तक नाहिल होते हैं नहीं होते, उस दौरान वोट तो डल गया ना, डल गया। अच्छा वो डल गया, काउंटिंग हो, इस दौरान ये बाहर जो लोग हैं, जो बाहर क्राउड जमा होगा इस्लामाबाद में, देखें फिर अल्लाह करे ऐसा ना हो, लेकिन जिस तरह ये पूरा नक्शा बन रहा है ना, वरना ये जल्द से पोस्टपोन हो जाते, ये जो जुलूस है ये पोस्टपोन, वो हजारों की तादाद में पूरे मुल्क से। इमरान खान ने भी कहा है, क्यों कहा है, ये क्यों कह रहे हैं मौलाना फजल ने, क्यों मरियम नवाज और हमजा शहबाज और अख्तर मेंगल और एएनपी और पीपल्स पार्टी, वो सारे तमाम लोग जो हैं वो इस्लामाबाद का जो है वो रुख कर रहे हैं उस दिन, और यहां पर उनका जलसा होगा, और वो कह रहे हैं कि पकड़ के निकालेंगे। वो बयानात आप देखिएगा, ये भी ओआईसी की वजह से। लेकिन उसके बाद आज आपने मरीम नवाज साहबा की स्पीच भी सुनी, मौलाना साहब की भी सुनी, इमरान खान साहब की भी बातें सुनी, वज़ीर, तो एकदम से फिर ये, जिसको कंट्रोल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि इंश्योर करवाया जाए कि लोगों की इज्जत, लोगों की जानो माल, रेड जोन, यहाँ की इंतजामिया, वो तो अलर्ट ही है इंतजामिया, वो तो क्योंकि ओआईसी के साथ ही वो, और उसके बाद आगे उन्होंने रेड जोन बढ़ा दी है। क्या वो रेड जोन जो बढ़ाया है, क्या वो भी रहेगा रेड जोन या नहीं रहेगा? तो इस्लामाबाद के अंदर, और ये फिर वाइब्स फैलेंगी मुल्क में। अगर यहां पर कुछ हुआ, जैसे सिंध हाउस पे हुआ था तो कराची में शुरू हो गया था साथ, ठीक है, तो अगर यहां पर मामला खराब होते हैं तो वो मामला जो है वो फिर पूरे दूसरे शहरों तक फैल सकते हैं। तो ये एक तसादुम और तनाव का माहौल इस्लामाबाद में मौजूद है। अच्छा, अब ये जो पूरा तसादुम और तनाव का मौजूद है मामला, ये उस वक्त हो रहा है पाकिस्तान में जब, मैं दोबारा बात करता हूं कि जो आसपास के हालात हैं दुनिया में, ये जो पिक्चर पाकिस्तान में है वो, यानी आप इसको एक मिनट जरा रहने देंगे, हुकूमत, ऑपोजिशन पार्टी, एक है रियासत पाकिस्तान मुल्क। अब वो जो आसपास के जो वाकयात हैं, उन वाकयात में ये जो मुल्क की अफरा तफरी है फिट इन नहीं हो पा रही, ये उसके साथ मैच नहीं कर पा रही, ठीक है ना, ये वहां कुछ और हो रहा है दुनिया में, और वहां से पूछा, और पाकिस्तान के अंदरूनी जो इंतशार है उसके अंदर पाकिस्तान चूंकि किसी जगह, अभी उसमें ये भी हो गया कि जी बाहर की कुव्वतें गिरा रही हैं, नहीं गिरा रही हैं, ये हो गया, जो भी बातें हो रही। अब जो बाहर के मुल्क हैं वो इस वक्त मुल्क जो हैं वो ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान से क्या आवाज आती है, पाकिस्तान की पॉलिसी क्या होती है लॉन्ग टर्म पॉलिसी। मैंने कहा ना, ये आज जो फैसले हो रहे हैं, ये जो पुतिन आज फैसले कर रहे हैं, जो बाइडेन आज फैसले कर रहे हैं, जो शी जिनपिंग आज फैसले कर रहे हैं, जो वो अगले 50 साल या 100 साल तक उनकी अगले नस्लें जो है, मुल्क भी तो कोई है ना, या सिर्फ जो है वो एक हमने वो एक सीट और एक सेनेट और एक जनाब ओहदा और एक इस तरह की चीजें, और प्रमोशन हो गए वो ब्यूरोक्रेसी में, और कोई सस्पेंड हो गया और ये हो गया, यही देखना है सारा, ये हमारा कारोबार चल गया, ये दुकान खुली। मुल्क रियासत भी है ना, मतलब उससे बढ़ के भी पैसे बना लिए या निकल गए। अब इशू क्या है, 2-3 बातें। पहली बात तो ये है कि क्या ये जो जापानीज प्राइम मिनिस्टर कशीदा का जो दौरा था इंडिया का, ये फेल हो गया। मैंने कल भी बात की थी, क्योंकि ये क्वाड के सबसे ज्यादा अहम रुकन इसलिए है जापान। एक तो उस एलामिया में पाकिस्तान का जिक्र हुआ, तो अच्छा। ये पाकिस्तान का जिक्र हुआ उस एलामिया में, जो जापान और इंडिया का, उसमें तो पाकिस्तान की तरफ से प्रोटेस्ट नहीं हुआ, जापान से नहीं हुआ, तो ठीक है, ये फॉरेन ऑफिस जाने और हम तो उस पर एनालिसिस कर सकते हैं। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि पाकिस्तान की तरफ से कोई बात होगी इस पर, लेकिन वो नहीं हुई। अच्छा,
तो लेकिन उसमें जो इंपॉर्टेंट बात है कि वो दौरा मजमूई तौर पे इसलिए फेल हुआ है कि उसमें चाइना या रशिया यूक्रेन के हवाले से इंडिया ने वो पॉलिसी नहीं ली जो कि अमेरिका इस वक्त एक्सपेक्ट कर रहा है अपने अलाई से। जल्द अच्छा, तो एक तो ये बात हुई। दूसरी बात, क्योंकि ये इस वक्त जो है वो रशिया के अगेंस्ट नहीं गया इंडिया, और इंडिया जो है उसका सारा डिफेंस डिपेंड करता है रशिया पे और पुराने दोस्त हैं, पुराने साथी हैं। हम यूं इसको इस तरह समझें जैसे हम कहते हैं कि हमारे ऑल वेदर फ्रेंड चाइना है, तो इंडिया का ऑल वेदर फ्रेंड अमेरिका नहीं है। उनका ऑल वेदर फ्रेंड अगर कोई है तो वो रशिया है, सोवियत यूनियन उससे पहले। तो इंडिया अमेरिका से तो अभी नहीं मैंने आपसे कहा ना, ये 2004 में सुनामी आया था, कल जो बताई थी बात, उसके बाद एक ख्याल, क्योंकि इमदाद के लिए आ गए थे सारे मुल्क, एक मीटिंग हुई थी, उन्हें कब उसके बाद ख्याल पैदा हुआ था। क्वाड तो बाद में माना है ना उससे, लेकिन जो बेसिक था ना आइडिया, क्योंकि उस सुनामी को हमने भी कवर किया हुआ है, उस पर हमने टेलीथॉन्स भी की थी, और जाहिर है कि पाकिस्तान की तरफ से और पूरी दुनिया की तरफ से जो है वो मदद भी हुई थी, सारे मुल्क जो मुतासर हुए थे। तो मुझे अच्छी तरह याद है कि उसके बाद उसमें सारे मुल्क है, उसमें 18-19 मुल्क इफेक्ट हो गए थे सुनामी से। लेकिन जापान ने, इंडिया ने, ऑस्ट्रेलिया ने बहुत ज्यादा जब उनके आपस में कोऑर्डिनेशन बढ़ा तो वहां से ये आइडिया आया, और ये आइडिया जापान की तरफ से ही आया था शुरू में कि जी एक हमारा एक क्वाड होना चाहिए, ठीक है। एक इसको ये लफ्ज बाद में आया, लेकिन ये कि हमारा एक कोई पहले इकोनॉमिक बना, फिर उसके बाद वो बढ़ते जो है वो, फिर उसके बाद वो उसमें ऑस्ट्रेलिया भी आ गई। आने वाले दिनों में एक और आइडिया भी चल रहा है कि क्वाड को एक्सपेंड किया जाए और उसमें आसियान के मुल्क भी, लेकिन मैं आज उस पर बात नहीं करना चाह रहा। ये एक आइडिया फ्लोट हो रहा है अमेरिका में। अच्छा, एनीवे, लेकिन जापान जो है वो जापान यूक्रेन के ऊपर नहीं मना सका, यूक्रेन के ऊपर इंडिया को नहीं मना सका। अब यहां पर एक सवाल उठ रहा है, और वो ये कि इस बात के इम्कानात हैं कि चाइना के वजीर खारजा जो पाकिस्तान आए हैं, वो चाइना जिसके साथ 2020 से इंडिया डिस्प्यूट में जा चुका है, जो मैं कहता हूं साबिका एलएसी की, वो एलएसी तो नहीं आएगी, ठीक है। क्या फॉर्म लेते हैं आगे मामलात वो हम नहीं जानते, लेकिन इंडिया और भारत के दरमियान एक्सकेलेशन नहीं हो रही, जो कि बहुत दुनिया के लिए और खित्ते के लिए बहुत अच्छी चीज है। एक्सकेलेशन नहीं हो, एक रुकी हुई है चीजें, वो भी वहां रुके हुए हैं, वो भी वहां रुके हुए हैं, ठीक है। कभी कोई खबर आ जाती है कि अरुणाचल प्रदेश में सैटेलाइट है, वो अब रुक गई है, वो चीजें भी रुक गई हैं। लेकिन जो पेशरफ्त हुई है यूक्रेन के बाद, पोस्ट यूक्रेन, ये दुनिया का पूरी ग्रैंड स्ट्रेटेजी चेंज हो गई है। इस बात के इम्कानात हैं कि चाइना के वजीर खारजा इंडिया का दौरा करें, वजीर खारजा, और जयशंकर बीजिंग जाएं। सही, इस बात के इम्कानात पैदा हो गए हैं, यानी चाइना के इंडिया और इंडिया के वजीर खारजा चाइना। और फिर अगर ये मामला आगे बढ़ गए, जो इस वक्त ट्रैक 2 बैकग्राउंड में बात चल रही है, तो फिर विंडो खुलेगी जिसके इम्कानात जाहिर हो रहे हैं बैकडोर पे कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी बीजिंग का दौरा करेंगे, और वो दौरा करेंगे अगर ये कामयाब होती है बैकडोर जो इंडिया चाइना के दरमियान चल रही है, ठीक है। और ये अगर होता है तो फिर वो दौरा करेंगे उस वक्त चाइना का प्राइम मिनिस्टर मोदी जब वहां पे ब्रिक्स की कॉन्फ्रेंस हो रही होगी। ब्रिक्स वो है जो ब्राजील, इंडिया, रशिया, चाइना और उसमें फिर साउथ अफ्रीका, ठीक है। ब्रिक्स, जो ब्रिक्स फोरम है उसकी मीटिंग के लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो दौरा करें वहां का। ये एक बैकडोर बात चल रही है। ग्लोबल टाइम्स ने आज एक टॉन्ट की है, तंज की है जापान पे, और लिखा लॉबिस्ट केशिदा, ये 7वीं जो हमारी खबर है, लॉबिस्ट केशिदा फेल्स टू स्वाइव इंडिया ऑन यूक्रेन ड्यूरिंग विजिट। वो नाकाम हो गए, लॉबिस्ट केशिदा जो था वो इंडिया को यूक्रेन के दौरे में नाकाम हो गए। ये मैंने आपसे कहा ना कि इंडिया और चाइना के दरमियान ये एक इशू। अच्छा, यहां लेकिन फिर और इश्यूज हैं कॉम्प्लिकेटेड। वो ये इशू है कि कुछ इश्यूज चाइना के ऐसे हैं जिनके ऊपर ये देखना है कि बातचीत तो देखें, यहां सीज फायर होना जरूरी है, जंग तो
कोई किसी को सूट नहीं करती। ये भी कि अगर रुक जाएं आगे ना बढ़ें ये भी बात हो जाएगी। वो पीछे गए थोड़ा सा, वो पीछे गए, वहां तक भी बात चलेगी। वो दोबारा चले जाएं मई 2020 तक, ये भी सबसे मुनासिब बात है। लेकिन बातें कुछ और इससे बढ़ के भी हैं। मिसाल के तौर पे दलाई लामा के ऊपर मतलब कुछ चीजें ऐसी हैं जो लॉन्ग टर्म CIA प्लानिंग्स हैं फॉर ईयर्स एंड ईयर्स एंड ईयर्स कि अगला दलाई लामा कौन होगा, तिब्बत से होगा, कैसे। वो उनकी जो चाइना की जो कोर इश्यूज हैं ना, उसमें दलाई लामा मैटर करता है। और ये वो इश्यूज हैं जिनके ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं, इस वजह तो इससे भी कॉम्प्रोमाइज नहीं है ये जो LAC के। लेकिन दलाई लामा फिर उसका एक जो मजहबी या जो उसका मजहबी कलर है कि अगला उनका दलाई लामा यहां बैठा हुआ है, ठीक है ना, यहां बैठा हुआ है और नोबेल प्राइज भी मिलते हैं उसको। वो एक तरह से प्रो वेस्ट है ना वो, ये दलाई लामा। देखें दुनिया भर में देखें आपको तो दलाई लामा के कोट्स आपको नजर आ रहे होते हैं, हर दूसरी दलाई लामा ने ये कहा, दलाई लामा ने ये कहा। जिस तरह बेशुमार कोट्स, मैं रोज सोचता हूं कि ये तो पता नहीं मौलाना रूमी ने कहा होगा कि नहीं कहा होगा, लेकिन वो अच्छा सा जुमला लिखा होता है, नीचे लिखा होता है रूमी, शेर लिखा होता है उस पर, सोशल मीडिया में लिखा अहमद फराज, अल्लामा इकबाल, ऐसे रोज वास्ता पड़ता है, सोचो कि ये कब कहा था इकबाल ने। अच्छा जी, तो इसी तरह से लेकिन ये चूंकि मौजूद हैं दलाई लामा, तो उनके कोट्स चल रहे होते हैं। ये जब हयात नहीं होंगे, अल्लाह ताला ने जिंदगी दे, तो इनके नाम से भी 50 लाख किस्म के सोशल मीडिया पे इनके जो कोट्स हैं, कोटेशन चल रही होंगी। अच्छा, लेकिन तो एक तो बात ये है कि ये बड़े इंपॉर्टेंट इवेंट है कि ये क्या पोस्ट यूक्रेन ने ना, यूक्रेन ने एक्चुअली स्ट्रेटेजी चेंज कर दी, ग्रैंड स्ट्रेटेजी सारी चेंज हो गई कि अब यूरोप जो है, क्या यूरोप की अपनी आर्मी होगी, क्या यूरोप अपने फैसले करेगा, क्या उसको यूरोप को पता है अच्छी तरह अमेरिका ने आज या कल या परसों या हफ्ते बाद, महीने बाद यहां से निकलना है और वापस पैसिफिक की तरफ जाना ही जाना है, क्योंकि इशू वहां पे चाइना, जितना अमेरिका यहां उलझा रहेगा उतना चाइना उभर के नहीं फायदा क्या, चाइना से कोई लड़ नहीं सकेगा। मतलब अभी भी चाइना फिर आप छोड़ दें कि चाइना को साल 1.5 साल और मिल गया और इकोनॉमिक वॉरफेयर भी हो गई और वो उससे भी निकल गया प्यूटेन, और वो जनाब नीचे जो मारियोपोल का इलाका है साउथ का, और वो उसमें कंटेनमेंट की तरफ जा रहे हैं, और जेलेंस्की को कह रहे हैं अभी रखो, अभी जो मैंने कल भी बात की कि मुज़ाकरात भी खत्म हो गए। दो चीजें भी बड़ी अहम हुई हैं। एक तो वॉल स्ट्रीट जर्नल ने आज जो है ये बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज दी है, ठीक है। वॉल स्ट्रीट जर्नल कह रहा है कि US सेंड्स पैट्रियट मिसाइल्स टू सऊदी अरेबिया फुलफिलिंग अर्जेंट रिक्वेस्ट, ठीक है। उन्होंने फौरी तौर पे सऊदी अरब हाथ से ना निकल जाए। सऊदी अरब ने कहा था ना, फोन नहीं उठाए थे ना, अभी सऊदी अरब ने फोन नहीं उठाए, UAE ने फोन नहीं उठाए, वहां पे जनाब बशारुल असद पहुंच गए UAE। अब उसके और ईरान टॉक्स मुकम्मल होने जा रही हैं, और ईरान के अंदर अभी एक और मामला जो जिसके ऊपर जाके आप समझें कि मामलात मजीद बाज़ाहिर तो दोस्तियां हो गई सारे मुल्कों की कुछ, लेकिन वो अपनी स्ट्रेटजी में बोलते हैं। क्या पासदाराने इनकलाब को अमेरिका टेररिस्ट जो उन्होंने डाला हुआ था ऑर्गेनाइजेशन से हटाता है, कि ईरान फर्म है उस पर, ईरान बिल्कुल स्टैंड लिया हुआ है कि ये मुज़ाकरात जब कामयाब होते हैं तो उसमें पासदाराने इनकलाब को आपने टेररिस्ट लिस्ट में से निकालना है। अच्छा, उसके ऊपर अगर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से निकालते हैं तो फिर ट्रैवलिंग और सारा और पॉलिटिक्स में वो ऑलरेडी बैन हो जाएंगे। अच्छा, वो फिर कैसे शेप अप करेंगे, एक तो बात ही होगी। दूसरी बात है टर्की, जो मैंने आपसे कल भी बात की थी। ये जो हफ्ता है, अभी इस हफ्ते में मेरे ख्याल से कल या परसों जा रहे हैं प्रेसिडेंट बाइडेन ब्रसल्स में नेटो का इजलास जिसमें तैयब एर्दोगन होंगे, अच्छा ब्रसल्स में, और उसके बाद वो पोलैंड जाएंगे, और उसके बाद यूरोप की अपनी वो मईशत वगैरह G7 का भी इजलास हो रहा है, जर्मनी ने कॉल किया। लेकिन ये यूरोप में गुजारेंगे, और यूरोप के अंदर अब ये इशू हो रहा है कि भाई एक मिनट जरा, पोलैंड वो जाएंगे, क्योंकि पोलैंड ये एक तस्वुर हो रहा है कि क्या पुतिन जो बात नहीं कर रहे जेलेंस्की से, तो अगला टारगेट क्या पोलैंड है। और जो यूक्रेन है, कल देखें जेलेंस्की ने वो इसराइल की पार्लियामेंट से खिताब किया, वो बड़ी बड़ी टीवी स्क्रीन तल अवीव में लगी हुई थी, उनका खिताब दिखाया गया। उन्होंने कहा देखें हमारे साथ रशिया वही कर रहा है जो आपके साथ नाजीज ने किया था दूसरी जंग अजीम के अंदर, और वो उसके ऊपर एक बहस छिड़ गई है कि उनकी तकरीर में इतनी गलतियां थी कि उसमें इसराइल के अंदर वो एक नई बहस छिड़ गई है कि भाई एक मिनट ठहर जाओ, ये जो वो कह रहे हैं कि ज्यादा जो कुर्बानियां दी और ज्यादा जो ज्यूज का कत्लेआम हुआ नाजीज के हाथों, जो हॉलोकॉस्ट, उसमें ज्यादा तो यूक्रेन के लोग थे। मतलब
तो उसमें बाकी मुल्क कह रहे हैं एक मिनट ठहर जाओ, ये इतने अरसे तक ये हॉलोकॉस्ट और ये कहानी तो हमने बनाई है, जो भी वाकया हुआ और वो तो ये सारा ज़ेलेंस्की इसको भी ले गया अपने खाते में, तो सारा कुछ जो दुनिया में जुल्म और बुराई हुई ज़ेलेंस्की सारा ही ले, तो उसमें इसराइल के अंदर नई बैच छिड़ गई है। उनको तो वो आज वक्त में जाने से पहले सिर्फ ये आर्टिकल मैं जरा सजेस्ट कर दूं, अगर किसी को इसमें इंटरेस्ट है तो उनके जो हाथ है उसने कहा कि फैक्ट फाइंडिंग पूरा उन्होंने ये लिखा हुआ है कि यूक्रेनियन सेव जूज इन हॉलोकॉस्ट। उसने कहा ना यूक्रेनियंस ने बताया हाँ जूस को जो भी बचे वो यूक्रेनियन, वो कह रही यूक्रेनियन सेव्ड हॉलोकॉस्ट। फैक्ट है कि ज़ेलेंस्की स्पीच करके तो निकल गए उनकी पार्लियामेंट से, लेकिन वहां पे जो है वो फैक्ट्स की तलाश हो रही है कि जूस को कौन सी जूस थे, कहां से आए थे, क्या हुआ था, ऑर्थोडॉक्स कितने थे, क्या ये क्या ज़ेलेंस्की बोल के निकल गए। सही हो गया सर, ब्रेक का वक्त हुआ है, वापस आके यहीं से कंटिन्यू करेंगे आपसे। नाज़रीन एक ब्रेक हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। जी डॉक्टर साहब बता रहे थे आपके विजुअल खिताब किया है ज़ेलेंस्की ने इजराइल में, क्या समझ रहे हैं कि क्या जो वो कोताहियां कर रहे हैं या गलतियां कर रहे हैं उनसे यूक्रेन के मसले में मजीद जो इसराइल का इशू है ना, इसको आप लिंक करें ईरान के साथ जो डील तकरीबन फाइनल है, ठीक है ना, उसको इसराइल कैसे देखता है। इसराइल ने देखें एक बात जो बड़ी अहम है वो ये है कि जिन मुल्कों ने रशिया के साथ अपने माशी और जो दीगर मामलात थे सफारती और बाकी सारे वो ख़त्म नहीं किए, उनमें इसराइल भी है। इसराइल ने अमेरिका की बात नहीं, इसराइल जो है उसने वो वोट तो डाल दिया था लेकिन उनकी तिजारत चल रही है, ठीक है ना। इसराइल बल्कि वो जो वहां से निकले थे ओलिगार्क्स वगैरह वो इसराइल लैंड हो गए थे पहले, पर यहां से शोर वोर खबर पड़ी तो हो गए। इसराइल की मुकम्मल तिजारत चल रही है, जैसे कि इंडिया का ऑयल चल रहा है, जैसे पाकिस्तान की, इसी तरह से इसराइल की भी चल रही है, सऊदी अरेबिया की भी चल रही है, यूएई की भी चल रही है। माशी तौर पे नुकसान, माशी तौर पे लोग नहीं गए। अच्छा, अब ये इशू ये है सारा कि इसमें यूरोप के अंदर भी ये तो चीज है ना कि इन्होंने निकल जाना है तो आगे तो सिक्योरिटी तो एक ग्रैंड स्ट्रेटेजी का शिफ्ट हो रहा है पूरी दुनिया में। उस मरहले के ऊपर अब देखें मिसाल के तौर पे ये जो बात है, अब मुझे नहीं पता कि इस अल्टीमेटली क्या होता है, लेकिन टर्की ने जो बात पहले हुई कि देखें ना इस तरह से कि जो S-400 आपने लिए हैं रशिया से और जिसकी वजह से आप पर पाबंदी लगा दी हमने कि F-35 हमने बंद कर दी आपको देना, टर्की के साथ पाबंदियां लगी टर्की पे। आप ऐसा करें कि वो S-400 जो है वो नेटो का मुल्क तो कोई नहीं दे सकता ना, ये तो पाबंदी है कि नेटो का या वो इतना कामयाब नहीं है हमारा S-400, तो आप वो S-400 यूक्रेन को दे दें, ठीक है। और उसके नतीजे में दोबारा क्या टर्की ये ऑफर कबूल करेगा? क्योंकि टर्की बैलेंसिंग एक्ट्स खत्म हो रहे हैं इस वक्त, ठीक है। टर्की जो है वो उनके ऊपर पुतिन का बड़ा इत्मीनाद है और टर्की मीडिएट करवा रहा है बीच में, और टर्की की पूरी कोशिश है कि ये मामलात आपस में ये जंग खत्म हो यूक्रेन की। लेकिन वो कहते हैं कि आपके जो ड्रोन्स हैं वो ज्यादा कामयाब रहे हैं यूक्रेन के। फिर उसके बाद उधर वो जो ईस्टर्न साइड के ऊपर ये प्लान खराब हो गया है, इनिशियल प्लान था ना, ये जंग लंबी हो गई है। पहले तो ये था कि सीधा आएगा दारुल हुकूमत कब्जा, जो मैंने कल भी बात की जो पुतिन ने कहा ये गड़बड़ हो गई है। ये जब आप पाबंदियां बहुत ज्यादा लगा देते हैं नुकसान होता है। आपने कहा कि सारी मीडिया के लोग निकल जाएं, सारी जो है वो माइक्रोसॉफ्ट बंद कर दो, व्हाट्सएप बंद कर दो, ट्विटर बंद कर दो, ये कर, फिर आपको वहां से इंफॉर्मेशन नहीं आ रही होती कि हो क्या रहा है वहां। तो ये सूट कर गई पुतिन को चीज के जो हो रहा है वहां से, आरटी बंद कर दो, ये बंद कर दो, CNN के लोग निकल, उन्होंने कहा जब कुछ हो रहा है पता ही नहीं, फोन करके लोग पूछ रहे हैं क्या हो क्या रहा है यार पता तो चले। इस दौरान जनाब एक वॉशिंगटन पोस्ट के अंदर एक मजमून छपता है और वो मजमून जो है वो छपता है और वो एक भयानक मजमून है, और वो ये है जो 9th स्लाइड है हमारी, नो गन, नो हेलमेट, नो एक्शन, द फ्रस्ट्रेशंस ऑफ सम नो वॉइस अमेरिकन हु साइंड अप टू फाइट इन यूक्रेन। फंस गए यूक्रेन के अंदर। ये कौन से, ये वो मर्सनरीज वो चीख रहे हैं कि हमारे पास नो गन, वो हेलमेट, वो जो अमेरिकन पहुंच गए थे लड़ने के लिए वो उनके पास असला खत्म हो गया, वो फंस गए उधर। और साथ ही वॉशिंगटन पोस्ट कह रहे हैं कि एज
मैरियोपोल वही जो साउथ में इनकी जो डोंस्ताक के नीचे जो और ये भी जेलेंस्की का प्लान था डॉक्टर साहब। ये तो अचानक निकली ना, नहीं जेलेंस्की का काम प्लान होगा तो ठुस हो गई। ये तो पुतिन का स्ट्रेटेजी चेंज हुई है ना कि मैं उधर दारुल हुकूमत बाद में जाऊंगा, पहले मैं ये जरा नीचे जो इसको इनको कंटेन कर दूं, समंदर से काट दूं। तो अब वो जो है वो कह रहे हैं कि बात तो करनी नहीं है। तो 10th लाइट वाशिंगटन पोस्ट ही कह रहा है कि वो फेसेस रशियन ऑनस्लॉट द होप फॉर नेगोशिएशन, बिकॉज मर की नेगोशिएशन नहीं हुई। अब देखिए ये ऐसे हो रहा है, कंटेन देखें चारों तरफ से। उसने मुझे ये बताएं बीच में लोग कैसे लड़ेंगे? अगर आप चारों तरफ से ये रशिया रेड है, अगर चारों तरफ से आप इसको कंटेन कर लेते हैं, और इधर तो पोलैंड है ना, उधर तो वो उन्होंने आपको पता है उस दिन बॉम्बिंग कर दी थी पोलैंड के सरहद के करीब। ये अगर ये दरिया समंदर से भी काट दिया, उधर वहां से जोड़ दिया, तो मुझे बताएं जो दरमियान में लोग होंगे तो वो तो गए ना बीच में। तो वो ऐसे घेर रहा है और वो कह रहा है अभी मुझे जल्दी नहीं है मुज़ाकरात करने में। अच्छा, वो जितनी अब इसको अगर इसराइल की तरफ ज्यादा जाते हैं, सॉरी ईरान की तरफ ज्यादा जाते हैं, तो इसराइल में उधर प्रॉब्लम। इसराइल जो है वो मतलब वो इस वक्त फंसा हुआ है दरमियान में कि हम अमेरिका क्या मतलब अमेरिका की तरफ जाएं या रशिया के पास जाएं। रशिया उनके सर पे बैठा हुआ है सीरिया में, जाहिर है। ठीक है। और एक बात तो इस वक्त जो है वो, और फिर ये जो आसियान और यानी जापान जो है इस वक्त ये जो आइडिया है क्वाड में नए ममालिक को शामिल किया जाए ऑब्जर्वर, वो इसलिए कि उनको शक ये हो रहा है क्वाड के बाकी मेंबर्स को कि ऐसा तो नहीं कि इंडिया इधर उधर हो जाए तो हम बाकी मुल्कों को सबको ऐड करें तो एज ऑब्जर्वर वगैरह, जैसे शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाजरीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नाइला अली को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अपना दोस्तों रिश्तेदारों गिरदोनवा के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।